यूं तो खेल का सही मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बॉडी मेंटली एज वेल एज फिजिकली वर्कआउट करती है, लेकिन पैरेलल विद एवोल्यूशन लोगों का सिनेरियो चेंज हो गया। फार फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्रेज बढ़ा तो, बट बाय एडिशन टू गैम्बलिंग और बेटिंग। सिंस बिगिनिंग इंडियन सोसाइटी इसको ग्रे एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स ही कंसिडर करती है, एज इंडिया लैंड ऑफ मोरालिटीज। हम आप में से लोग वैसा कोई भी खेल जिसमें पैसों का दाव लगे और जीतने हारने के 50% चांसेस बने रहें उसे टिपिकली जुआ ही कहेंगे। बट लिटरली और लॉफुली ये गैम्बलिंग एग्जैक्ट है क्या? स्पोर्ट्स के अटैचमेंट से इसका कितना क्या कनेक्शन है? और आम सिटीजन जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटिंग होस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या देखते हैं, वो भी लॉफुली कहां तक वर्थ है? इनसे जुड़ी बातों के फैक्ट्स एंड मिथ्स को ब्रीफली समझते हैं। लॉफुली गैम्बलिंग की अपनी एक यूनिक डेफिनेशन है जो दो सेक्शंस में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट, गेम ऑफ स्किल, जिसमें आउटकम का जजमेंट मिनिमल प्रेजेंस ऑफ स्किल, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता हो। जैसे कबड्डी में जीती गई राशि प्लेयर्स के परफॉर्मेंस ऑफ स्किल पर डिपेंड करती है, जो कि कंप्लीटली लीगल है। ऑन द अदर हैंड, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ लक, कोई भी गेम जिसमें स्किल का इन्वॉल्वमेंट न हो। जैसे अक्सर कैसीनोज में आप लक के भरोसे डाइसेस रोल करते हो और नंबर के आंकड़ों की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग विन और लूज करते हो, जिसका लिसिट होना प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। अब कौन कौन से गेम्स किस कैटेगरी में आते हैं और वो लॉफुली किस किस जगह लिसिट और इलिसिट है, फैक्ट्स के थ्रू समझते हैं। इंडियन लॉ मेकर्स की विडंबना है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद के कोई लॉज नहीं बने हैं अगेंस्ट गैम्बलिंग, जो कि ब्रिटिश लेजिस्लेशन की 1867 में लाए 150 साल पुराने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को फॉलो करते आ रही है, जिसमें बस 200 रुपए की पेनल्टी और 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी आउटडेटेड साउंड करती है। अब है तो ये सेंट्रल लेजिस्लेशन, पर यह सब्जेक्ट 7th शेड्यूल के सेकंड लिस्ट यानी स्टेट लिस्ट में लाई करती है, जहां स्टेट्स अपनी मर्जी से इसको अप्रूव, अमेंड और डिनाई कर सकती है। आईटी एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन गैम्बलिंग पनिशेबल है विद a lakh rupees पेनल्टी और 5 years इम्प्रिजनमेंट। कुछ स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र ने इसके अगेंस्ट खुद के लॉज बनाए हैं, जिसे बॉम्बे वेगर एक्ट भी कहते हैं। एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, गैम्बलिंग की लॉफुली अपनी एक अलग ही डेफिनेशन है, जिसमें केसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कौन से गेम लीगल है और कौन से इलीगल। यू मे फील वियर्ड अबाउट सब गेम्स जो साउंड तो गैम्बलिंग जैसे करती है, बट एक्चुअली लॉफुली दैट्स नॉट। जैसे हॉर्सेस बेटिंग लीगल है, रमी लीगल है क्योंकि इसमें सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट मानी गई है, पर 3 पत्ती इलीगल है। और रही बात लॉटरीज की, तो इंडिया के बस इन 13 स्टेट्स में लॉटरी लीगल है। इंडिया के इन 3 लोकेशंस यानी सिक्किम, दमन दीव और गोवा में गैम्बलिंग अलाउड है, जिसमें गोवा में टोटल 15 कैसीनोज हैं, जिसमें 5 ऑफशोर हैं मेडोवी रिवर पे। एज इंडिया फॉलोज 1867 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जो कि सिर्फ ऑफलाइन मींस फिजिकल गैम्बलिंग के अगेंस्ट बना था, तो इसमें तो ये प्रोहिबिटेड नहीं ही है। और इंडिया में अब तक इसके अगेंस्ट कोई भी ऑफिशियल नोटिफाइड लॉ न होने के कारण ये कंप्लीटली लीगल है। इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग रफली 2014 में सिक्किम से एंटर हुई, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट एवर ऑनलाइन गैम्बलिंग लाइसेंस इशू किया था, ऑपरेशन टू फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस। अब ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑफशोर दूर बैठे इंटरनेट पे एक्सेस करती हैं, जो कि ऑथराइज्ड टेरिटरी के बाहर हैं। कुछ रिनोन कंपनी जो आरबीआई से कुछ टर्म्स में बनकर हैवली टैक्स पे करने के बाद एक्टिव है, और कुछ का एक्सेस वीपीएन मींस टनल ऑफ इंटरनेट से होता है, जो अनट्रेसेबल है, और इनका विनिंग अमाउंट भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा जब बेटिंग अलाउड ही है तो आईपीएल 2013 के अरेस्टेड केसेस क्यों हुए? तो केस बेटिंग का तो था ही, पर कोर चार्जेस स्पॉट फिक्सिंग के थे, जिसमें बुकीज और प्लेयर्स के थ्रू गेम को मैनिपुलेट करके इन्वेस्टर्स और बेटिंग पार्टिसिपेंट्स को चीट किया जा रहा था, और जिसमें काफी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने। अगर अब आपको लग रहा होगा कि इनके खिलाफ कानून बनाकर इनको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, तो शायद आप गलत हैं। 2013 केसेस के बाद इसको एक सीरियस मुद्दा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बीएस चौहान के लीडिंग में एक जुडिशियल बेंच कंडक्ट की गई, जिसमें लॉ कमीशन के तहत एक पैनल रिकमेंड किया गया और बेटिंग को रेगुलेट करने के फेवर में यह कहा गया कि चूंकि जुडिशरी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ग्लोबल रेफरेंस लेते हुए हमें इसे रेगुलेट कर देना चाहिए, जिससे हम अपनी इकोनॉमी भी बूस्ट कर सकते हैं। इस पे हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल में एक सार्काज्म भी रहा कि अगर ड्रंक एंड ड्राइव कंट्रोल नहीं कर सकें तो उसे परमिट कर देना चाहिए।
ऑल्दो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, FDI, GST और अमाउंट कैपिंग को लेकर टर्म्स भी रखे गए थे। PG एक्ट के तहत आप ऑनलाइन बेटिंग के लिए किसी भी तरह का हाउस ऑफ गेमिंग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जिसमें 2-4 चेयर्स, टेबल, टीवी, फोन, कंप्यूटर के थ्रू आप IPL जैसे मैचेस के लिए फिजिकली बैठकर या फोन पर बेटिंग कंडक्ट करते हो। ये एक कॉग्निजेबल क्राइम है, जिसमें सेक्शन 3 के तहत आपको पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। ऑल्दो ये एक बेलेबल क्राइम भी है, पर आपके इंपाउंडेड हुए सामान गवर्नमेंट ट्रेजरी में चली जाएगी। साथ ही साथ सेक्शन 4 के तहत बैठकर बेटिंग देखना भी एक क्राइम ही है। नो डाउट गैम्बलिंग लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करता है और गवर्नमेंट को हाई टैक्सेज रेवेन्यू जनरेट करके भी देता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, 30% ऑफ विनिंग अमाउंट टर्न्स टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। ऑल्सो आंकड़ों के अनुसार गोवा ने 2018 में टोटल 4400 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें 2019 में इसने 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके भारत सरकार को भी दिया फ्रॉम द कैसीनोज। साथ ही साथ इट ओपन्स न्यू एवेन्यूज टू टूरिज्म as well as employment to serve the VIPs in luxury casinos. युद्ध महाभारत के वाकया के बाद हमारी इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में गैम्बलिंग बस एक सोशल एविल है, बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि पैसे की वैल्यू मोरालिटी से ऊपर है और वो कुछ शॉर्टकट्स पकड़ के खुद को स्टेबल कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।